अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम एक और चैप्टर के साथ हाजिर हुए हैं। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 15 जो है कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। हम इससे पहले चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 और 14 कर चुके हैं। जो लोग नए अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जो कि सेकेंड ईयर के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, और वो चैप्टर जो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा अहम है वही हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी कहा कि हम 3, 4, 5, 6 और 14 ऑलरेडी कर चुके हैं और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं ये बताता चलता हूँ कि हम अपने रिसोर्सेज रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर अगर आप umairkhanacademy.com पर जाते हैं, क्लास 12 में चले जाएं और वहाँ पर आपको मिलेगा मुकम्मल लिस्ट चैप्टर्स की। तो चैप्टर नंबर जो 15 है वो आप खोल लें और वहाँ से आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं याद करने को मिलेंगे, और वही हम यहाँ पर डिस्कस भी कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है डी व्हाट इज द नीड ऑफ फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर क्या होता है? हम ये कहेंगे कि ये सिंपल से केमिकल्स होते हैं जो अगर हम अपनी ज़मीन में दाखिल कर दें तो फसल अच्छी उग जाएगी। यानी जो हमारी फसल की ग्रोथ को बढ़ा दे केमिकल, वही है फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर्स आर द सब्सटेंसेस एडेड to the soil to fill the deficiency of important nutrients, ठीक है, needed for the proper growth of the plant, enhance the natural fertility of soil। तो ये बिल्कुल आसान सी बात थी, यानी आसान सी बात यही थी कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने वाले केमिकल्स का नाम होगा फर्टिलाइजर। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ गुड फर्टिलाइजर। अब आप फर्टिलाइजर तो ले रहे हो तो उस फर्टिलाइजर में क्या खास बात होनी चाहिए? अब जो फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें क्या खास बात होनी चाहिए? तो उसमें चंद एक अहम बातें जो हैं वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। दैट इज इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए ताकि जो फसल पककर तैयार हो वो बेचनी है। अगर हम पहले ही सी फर्टिलाइजर महंगा डालेंगे तो जाहिर सी बात है फसल महंगी बिकेगी और उसके खरीदार कम होंगे। नेक्स्ट है इट शुड नॉट बी इंजurious टू द प्लांट। तो जाहिर सी बात है प्लांट की ग्रोथ बढ़ानी है, घटानी नहीं है। नंबर 3, इट शुड नॉट ऑल्टर द पीएच ऑफ द सॉइल। देखें, सॉइल एक स्पेसिफिक पीएच पर उगती है। डिफरेंट क्रॉप्स की डिफरेंट पीएच हो सकती है। तो जो क्रॉप आप कल्टीवेट कर रहे हो आपको चाहिए कि उसके बारे में पता हो कितना पीएच वो ज़रूरी है उसके लिए, तो वही पीएच मेंटेन रहे इवन कि फर्टिलाइज़र डाल दें तब भी। नेक्स्ट है द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इट मस्ट बी इजीली अवेलेबल टू द प्लांट। यानी जो आप न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं उसको जो पौधे हैं वो आसानी से क्या कर सकें, जज्ब कर सकें अपनी रूट के थ्रू वगैरह। इसमें याद रहे कि पानी है वो इम्पोर्टेंट रहता है। पानी के साथ ही प्लांट क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स को। तो प्लांट जो पानी ले रहा है उस पानी में उन न्यूट्रिएंट्स या फर्टिलाइज़र की एक सही मिकदार जानी चाहिए जो प्लांट के लिए जितनी ज़रूरी है उतनी ही। नेक्स्ट है इन द रेन वाटर इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्म विच कैन ईजीली बी एसिमिलेटेड बाय द प्लांट। तो बाज़-औक़ात हम ऐसे वक्त में फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं जब क्या होने वाली होती है, बारिश। तो बारिशों के दिनों में ख़राब ना हो फर्टिलाइज़र बल्कि वो प्लांट को अवेलेबल रहें। तो ये चंद एक छोटी छोटी सी बातें लिखी हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आपको याद हो जाएंगी। जितना आप 1 टाइम 2 टाइम्स पढ़ेंगे उतना ही आपको जल्दी जल्दी से ये एब्जॉर्ब होने वाली हैं, आपको भी याद होने वाली हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ द मैन्योर। मैन्योर क्या है? तो ये एक पुराने ज़माने की फर्टिलाइज़र है, यानी कि ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है जो डिफरेंट किस्म के जो प्लांट्स के ऊपर आने वाले जो बर्ड्स थे या इर्द गिर्द के जानवर थे उनके फजलात को मेन्योर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एन ऑर्गेनिक मटेरियल यूज टू फर्टिलाइज द लैंड, यानी लैंड को फर्टिलाइज करना है, उसको इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट देने हैं। एंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द फीसेस, यानी ये वो फीसेस हैं जो कि बर्ड्स, जैसे लिखा है फीसेस एंड यूरिन ऑफ द डोमेस्टिक लाइव स्टॉक जानवर जो आप पाल रहे हैं, इवन के जो परिंदे इर्द गिर्द हैं वो भी, उन सब का जो फजलात है वो यहाँ पर फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होगा। यहाँ एक वर्ड है इट इज कॉल्ड फीसेस। तो ये वो वाली फीस नहीं है जो आप जमा कराते हो स्कूल में, उसको कहते हैं फीस। तो ये एक छोटी सी गलती होती है जो बच्चे बार बार करते हैं। फीसेस फजलात और फीस इज अ प्लूरल ऑफ फी विच हैज टू बी सबमिटेड इनटू कॉलेज। ठीक है जी, चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेंशन द स्टेप्स
इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। यूरिया बनाना, यूरिया एक बहुत अच्छी फर्टिलाइजर है, उसको बनाने के लिए कौन से अहम स्टेप्स हैं। वैसे तो ये पूरी थ्योरी है, लेकिन हम शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं। उस थोड़े थोड़े में आपको चंद स्टेप्स ही बताने हैं, और वो ये हैं। नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। सबसे पहले आपको हाइड्रोजन मिलनी चाहिए, फिर आपको मिलना चाहिए अमोनिया। वो कैसे बनाओगे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर। नाइट्रोजन कहाँ से लाओगे? आम हवा से, जो कि सस्ती मिल जाएगी। यानी हवा में बहुत सारी नाइट्रोजन है, उसको आपको लेना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन विल गिव यू अमोनिया। द नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। तो अमोनियम कार्बामेट बनाना होगा आपको, यानी अमोनियम को आपने कुछ कार्बोनेट के साथ मिलाना है। ठीक है, फिलहाल पूरी केमिस्ट्री नहीं बता रहे, बस याद रहे नंबर स्टेप्स के बारे में बात हो रही है। नंबर 4, प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। अब क्या होगा? जो अमोनियम कार्बामेट है उसको थोड़ा सा हमें क्या करना होता है? कॉन्सेंट्रेट बनाना होता है, पानी को उसमें से निकालना होता है, तो वो ऑटोमेटिकली यूरिया बन जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया का मतलब ये होगा कि अब यूरिया को उसकी असल फॉर्म में लेके आना है। जैसे कि वो दानेदार है तो इसको हम कहते हैं प्रिल्ड यूरिया, तो प्रीलिंग करनी है। तो इस अमल को प्रीलिंग भी कहते हैं, यानी कि आपने यूरिया को उसकी अपनी जो बेसिक शक्ल है, जिसमें हमने देखा होगा किसान जो क्या करते हैं, वो फसल के ऊपर ऐसे ऐसे गिरा रहे होते हैं, तो वो गिरा कैसे रहे होते हैं जिस शक्ल के अंदर, उस शक्ल में लाने को हम कह रहे हैं प्रीलिंग, छोटे छोटे दाने बनाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द सीमेंट सेटिंग। सीमेंट जब हम लगा देते हैं तो फौरन नहीं जमता, उसके जमने और सख्त होने तक का जो वक्त है वो कहलाता है सेटिंग टाइम, और उस वक्त जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उन्हें कहते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। इस वक्त जब सेटिंग हो जाती है तो सीमेंट मजबूत सख्त एक मैस बन जाता है। तो यही बात बतानी है कि वो सेटिंग कैसे हो रही है। तो उसमें चंद एक बातें हैं, वो कुछ ऐसे हैं कि लिखा है रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द फर्स्ट 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर क्या क्या होगा, हमारी बुक में भी कुछ ऐसा ही लिखा है, वही हम दोहरा रहे हैं। तो लिखता है आफ्टर अ शॉर्ट टाइम व्हेन द सीमेंट इज मिक्स्ड विद द वाटर, यानी जब हम वाटर के साथ सीमेंट को मिलाकर थोप देंगे, लगा देंगे, तो बनेगा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये पूरा एक वर्ड है, ठीक है, याद रखिएगा। एब्जॉर्ब वाटर, वो भी पहले से ही मौजूद था कि इसके अंदर सीमेंट में, तो वो रिएक्शन कर रहा है पानी के साथ। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। पानी के साथ रिएक्ट करना हाइड्रेशन है। इट फॉर्म्स अ कोलाइडल जेल, ये एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी बन जाएगी। अभी सख्त नहीं हुआ लेकिन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा मोटा होता चला जा रहा है, लई की तरह बनता चला जा रहा है। ये है जी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट डॉट 6H2O का मतलब है अब वो हाइड्रेटेड हो गया है। नंबर 1 ये हो गया स्टेप, यानी सिंपल सा आपने जो लास्ट पॉइंट पढ़ा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट बन जाएगा। तो नंबर 2, तो सेकंड पॉइंट है द जेल क्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस स्लोली। द जेल की जो क्रिस्टलाइजेशन सख्ती आनी है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर आने लगेगी। इट रिएक्ट्स विद द जिप्सम। सीमेंट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक कैलकेरियस, दूसरा आर्जिलेशियस और तीसरा जिप्सम। कैलकेरियस जिसमें समझो कैल्शियम कार्बोनेट है, और आर्जिलेशियस जिसमें एल्यूमिनियम मौजूद हो ऐसे कह लीजिए, और जो लास्ट वन है वो जिप्सम है। तो जिप्सम क्या करेगा? वो भी रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे लिखा है CaSO4.2H2O, ये है जिप्सम का फार्मूला, ये रिएक्ट करेगा। इट गिव्स द क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। यानी अब आप देखो तो यहाँ समझ में आ रहा है कि कैल्शियम भी आ गया कैलकेरियस मटेरियल से, एलुमिना भी आ गया आर्जिलेशियस मटेरियल से, और CaSO4 जिप्सम भी आ गया, और वाटर। तो ये सब समझ लीजिए इंपॉर्टेंट 3 कंपोनेंट जो सीमेंट में होते हैं वो सब मिल गए हैं। चलते हैं थोड़ी सी और बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन 1 to 7 डेज, यानी कि एक दिन गुजर गया, उसके बाद अब क्या होने लगा है। लिखता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, यानी कि यहाँ पर सिलिका SiO2 और कैल्शियम यानी कि CaO और एल्यूमिनेट यानी एल्यूमिना, ये 2 कंपाउंड लिखे हैं उसने, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, गेट हाइड्रोलाइज्ड इन दिस वे। हमें याद है कि जब सीमेंट से कुछ चीज़ बनाई जाती है तो फिर वो कहा जाता है जी इस पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो, ठीक है, कल भी डालना है जी, परसों भी डालना है। तो वो पानी क्यों डालते हैं? तो असल में हो रही है हाइड्रोलाइज। क्या वो इंपॉर्टेंट किस्म की सीमेंट के कंपाउंड जो यहाँ पर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की फॉर्म में है। तो ठीक है जी, तो ये मैंने जरा चीज़ें दौड़ दी हैं अपने जो इवेंट्स होते हैं सीमेंट को लगाने के बाद उसके साथ। इन दिस वे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। असल में ये बहुत से जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको बिल्कुल सादा करके बताया, यानी पहले दिन में हमने बताया कि 3 जो इंपॉर्टेंट सीमेंट के कंपोनेंट हैं वो आपस में मिल गए हैं।
फिर हम बता रहे हैं कि आगे चलते हुए वो मज़ीद तब्दील हो रहे हैं, जैसे कि हाइड्रो ऑक्साइड में चेंज हो रहे हैं। अब हाइड्रो ऑक्साइड में चेंज होने के बाद क्या होगा? नंबर 2, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इज़ चेंज इनटू, अब जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है जो कि कैल्केरियस फॉर्म से आया था, वो नीडल लाइक शेप में तब्दील हो जाएगा। आप समझ लें जैसे हमने गारा और तूड़ी सुना हुआ है, जिन्हें मिला दो आपस में तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनता है। समझ लीजिए तूड़ी बन रही है, क्रिस्टल्स बन रही हैं। इट डिवेलप स्ट्रेंथ, ठीक है। नंबर 3, द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करेगा, वो जो गारा है यानी तूड़ी के दरमियान आके फंस जाएगा। इस तरह वो तूड़ी इंटरलॉक कर देगी किसको? गारे को। यानी समझ लें जो क्रिस्टल्स हैं वो जेल को क्या कर देंगी, वो इंटरलॉक कर देंगी, पकड़ लेंगी और इस तरह से एक मजबूत स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। तो लिखता है आखिर में, इट कॉजेज द हार्डनिंग ऑफ मैस, यानी सीमेंट सख्त हो गई है। तो इसमें हमने कुछ 2 पॉइंट्स बड़े लिए हैं कि पहले दिन क्या होगा और उसके बाद। याद रहे कि कुछ सीमेंट 22 दिन लेती है, कुछ 24, कुछ 27, कुछ 29। बोरी के ऊपर लिखा होता है कि ये सीमेंट जो है वो मैक्सिमम हार्ड कब होगी। तो हमारी बुक में पहला दिन और पहले 7 दिन के बारे में चंद बातें थी, वही मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वाई नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। अब नाइट्रोजन की क्या इंपॉर्टेंस है जी? तो नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस कुछ ऐसे है, कहता है कि नाइट्रोजन इज असेंशियल फॉर द रैपिड ग्रोथ। तो पहले नंबर पे आ गया जी, ग्रोथ अच्छी करता है। ये तो सारे के सारे फर्टिलाइजर करते हैं, तो इसमें ऐसे आपने डाल दिया और ये सही सही भी है। इट इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन। देखो जो आप प्रोटीन पढ़ते हो, अमीनो एसिड पे आ जाओ तो वहाँ पे अमीनो ग्रुप था NH2, वो किसका बना है? नाइट्रोजन। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन जब आप बात करते हो प्रोटीन की तो उसमें एक और अहम किस्म का एलिमेंट दाखिल होता है, दैट इज नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल प्रोटीन से जोड़ा है उसको। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास जितने बीन्स हैं, दालें हैं, चना है, ठीक है ना, और लोबिये हैं, इस तरह की चीज़ें प्रोटीन बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो आखिर प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन तो चाहिए ना, तो ये वाली बात यहाँ पर आपने दिमाग में रखनी है। इट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। तो ये जो हमारे पास कलर अगर ग्रीन रहेगा तो प्लांट अच्छी क्या तैयार करेंगे? गज़ा तैयार करेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती रहेगी। एंड इंक्रीजेज द यील्ड ऑफ द क्रॉप। और जितना फसल खूबसूरत रहेगी, ग्रीन रहेगी, अपनी गज़ा तैयार करती रहेगी, इसका मतलब है उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसमें जो चीज़ बन रही है अच्छी है, जो प्रोडक्ट हैं वो भी इसमें अच्छे आ रहे हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिलिंग टावर। ठीक है, प्रिलिंग मैंने जैसे भी बताया है कि दाने दाने की शक्ल में हम फर्टिलाइज़र को हासिल करते हैं ताकि उसको बखेरना या उसका इस्तेमाल आसान हो जाए। तो जिस टावर में बड़ा सा टावर होता है, लंबा सा, उसके अंदर पंखे लगे होते हैं। ऊपर से हम क्या डाल देते हैं? ऊपर से हम डाल देते हैं, समझ लीजिए अमोनियम कार्बामेट, यूरिया बनाते हुए। जब वो नीचे आता है तो उसमें पानी की मिकदार होती है। उस टावर में हवा चल रही होती है तेज़ी से, वो हवाएं जब चलती हैं तो पानी को खुश्क करती हैं। तो इस टावर की लंबाई लंबी रखी जाती है ताकि ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, और जब वो दाने बूंदें ऊपर से गिरती हैं और खुश्क होकर नीचे पड़ती हैं तो वो दाने की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इस अमल को प्रिलिंग बोलते हैं, और जिस टावर में ये होता है उसे प्रिलिंग टावर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चंद एक क्या लिखा हुआ है, मोल्टन यूरिया इज स्प्रेड एट द प्रिलिंग टावर, यानी ऊपर से आप डालते हो क्या? लिक्विड फॉर्म में बखेरते हो, दानों की शक्ल में, बूंदों की शक्ल में। इट इज़ डन यूजिंग द बकेट्स। बकेट्स ऊपर खुद जाती हैं, गिरा देती हैं। मोल्टन यूरिया इज कूल्ड बाय द एयर, नीचे से हवा जैसे मैंने कहा आ रही है, विच राइजेज अपवर्ड, ऊपर की जानिब जा रही है। द मोल्टन ड्रॉपलेट्स, जो ऊपर के कतरे होंगे यूरिया के, वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ प्रिल्स। तो यही अमल कहाँ हो रहा है? टावर में। दैट इज कॉल्ड प्रिलिंग टावर। ये अमल कहला क्या रहा है? प्रिलिंग कहला रहा है। बन क्या रहा है इसमें? प्रिल्स ऑफ द यूरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉस्फोरस फॉर द प्लांट। तो प्लांट के लिए फॉस्फोरस कैसे इंपॉर्टेंट होता है? तो इसके लिए जो बात आ रही है वो ये है, इट has the following importance. Number 1, phosphorus stimulate the growth of the plant. वही पुरानी बात दोबारा दोहरा दी, तमाम फर्टिलाइजर में ग्रोथ की डेवलपमेंट यानी ग्रोथ को किसी ना किसी तरीके से एनहांस किया ही जाता है। और इट एक्सेलरेट्स द सीड एंड द फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो नई चीज़ आई है, जो फॉस्फोरस के साथ जोड़नी है, वो आपने जोड़नी है किस तरह कि ये सीड फॉर्मेशन करता है। जब सीड बनेगा तो वो उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे, आप उन्हें उगाएंगे तो उससे फिर वो बढ़कर दोबारा फ्रूट भी बनाएगा। मतलब किसी प्लांट में सीड भी बनेंगे और फ्रूट की फॉर्मेशन जो उसमें हो रही होगी वो भी इनहांस हो जाएगी ड्यू टू द फॉस्फोरस। ठीक है, चलते हैं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस
इम्पोर्टेंस ऑफ पोटेशियम इन फर्टिलाइज़र। तो इसमें आपने बात करनी है जी, इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू द डिजीज़ एंड फ्रॉस्ट, यानी कि जब शदीद बर्फ़बारी हो या ठंड हो तो उस दौरान पौधों को अंदर से जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके लिक्विड पार्ट हैं यानी कि फ्लूइड्स हैं, उनको जमने से कैसे रोका जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं, केमिकल अगर बुनियाद पे बात की जाए तो सॉल्यूट्स की मिकदार बढ़ना ज़रूरी होती है। तो वो कैसे होगी, उसमें हेल्प करेगा जी पोटेशियम। ठीक है, लंबी बात नहीं कर रहे, बस हमने बात कर दी फ्रॉस्ट के एतबार से। इट इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस टू द डिजीज़, दोबारा बात आ गई है, पहले में आप फ्रॉस्ट का जिक्र कर ले, दूसरे में आप डिजीज़ का जिक्र कर लें। नंबर 3, इट गिव हेल्दी रूट, ये जी अहम बात है, हेल्दी रूट डेवलपमेंट जो होगा वो पोटेशियम फर्टिलाइज़र देगा प्लांट को। और फिर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो हैं वो भी यहाँ पर हैं, यानी फलों का जो पकना है, फल बन गए और फिर जब फल बन जाते हैं तो फिर वो पकते हैं। तो पकने में पोटेशियम फर्टिलाइज़र इंपॉर्टेंट होती है। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी, हाउ पोटेशियम नाइट्रेट इज प्रीपेयर्ड। ठीक है जी, पोटेशियम नाइट्रेट कैसे प्रीपेयर करेंगे। तो इसके लिए कहता है पोटेशियम नाइट्रेट इज प्रीपेयर्ड ऑन द कमर्शियल स्केल बाय, देखें सिंपल होता है, पोटेशियम और नाइट्रेट दो चीज़ें ले लें। एक ऐसी शय ले लें जिसमें पोटेशियम है और एक वो ले लें जिसमें नाइट्रेट है। ठीक है, तो जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ये बनता है कमर्शियल स्केल बाय द डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी डबल डीकम्पोजिशन का मतलब ये होगा कि अगर पोटेशियम क्लोराइड है और एक तरफ सोडियम नाइट्रेट है तो पोटेशियम यहाँ से निकलकर नाइट्रेट से मिल जाएगा और सोडियम वहाँ से निकलकर क्लोरीन से मिल जाएगा। तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। तो यहाँ बनने वाली जो हमारे लिए अहम चीज़ है वो है KNO3। ठीक है जी, चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट। ये जो हम सीमेंट इस्तेमाल करते हैं इसको पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। तो इसका क्या वजह है, पोर्टलैंड क्यों बोल रहे हैं। तो लिखता है, एन इंग्लिश मेसन जोसेफ एस्पिडिन हीटेड अ मिक्सचर ऑफ द लाइमस्टोन एंड क्ले विद वाटर अलोइंग इट टू स्टैंड। एक बंदा था, उसने अपने तौर पर जो उस वक्त जहाँ पे वो था उस मटेरियल लिए और उनको पानी के साथ मिलाकर क्या किया, गर्म कर दिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, और कुछ देर रख दिया उसको, उसने देखा वो सख्त हो गया। तो मैटर वॉज हार्डन, सख्त हो गया, लाइक अ स्टोन, एक पत्थर की तरह। उसने कहा ये क्या, ये पत्थर तो था नहीं, लेकिन पत्थर जैसे कुछ चीज़ें बन गई हैं। तो दिस हार्डन मैस रिजम्बल पोर्टलैंड रॉक। अब पोर्टलैंड क्या है, ये एक जगह का नाम है। उस पोर्टलैंड में जो रॉक्स थी, जो उसने नया पत्थर बनाया वो उसी जैसा था, तो इसलिए नाम रख दिया गया पोर्टलैंड। ठीक है, और सीमेंट का मतलब होता है जोड़ने वाला। सीमेंट का मतलब जैसे मिसाल के तौर पर हम बोल रहे हैं कि हमारे दांतों में भी सीमेंट होता है, सीमेंट एनामल को भी बोलते हैं जो जोड़ कर रखता है। ठीक है, तो सीमेंट कई जगह पे वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आपने लेप करना हो तो सीमेंट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो सीमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो हम ईंटों के दरमियान में रखते हैं, जो ईंटों के दरमियान में सीमेंट रखते हैं वो है पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो इसलिए एक खास नाम याद रहे कि पोर्टलैंड सीमेंट इज दैट सीमेंट विच इज़ यूज टू मेक बिल्डिंग्स। ठीक है ना, और इसमें हम हार्ड मैस का इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ भी हार्ड मैस का वर्ड आ जाए वहाँ पे भी सीमेंट का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे दांत के ऊपर भी क्या होता है, एक एनामल लगा होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे दांत में एक सीमेंट की मानंद है। तो बहरहाल ये मैंने ऐसे एग्जांपल दी ताकि आपको अंदाज़ा हो कि सीमेंट का वर्ड एक वर्ड है जो डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है जी, हाउ डू यू डिफाइन सीमेंट। सीमेंट को आप डिफाइन कैसे करोगे। तो ये बड़ा आसान सा है, आपने लेना है कुछ इस तरह से कि आ मटीरियल ऑब्टेन बाय हीटिंग। मैंने जैसे बताया था 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 कैलकेरियस, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड कह लीजिए, आर्जिलेशियस जिसमें सिलिका SiO2 कह लीजिए। मटेरियल होते हैं एट सफिशिएंट हाई टेम्परेचर पर, उसको अच्छे तरीके से आपने गर्म करना है। पहले लेना है, पीसना है, अच्छी तरह पाउडर बनाना है, मिक्स करना है, गर्म करना है, और फिर ये हम आगे रख के भी बताएंगे आपको। तो फिर उसके बाद वो जब गर्म होने के बाद हासिल होगा पत्थरों की शक्ल में, छोटे पत्थर की शक्ल में, दैट इज कॉल्ड क्लिंकर। तो उस क्लिंकर को आपने फिर पीस देना है, किसके साथ, जिप्सम के साथ। तो लिखता है दिस क्लिंकर इज कॉन्सिक्वेंटली ग्राउंड टू अ फाइन पाउडर। इसको बिल्कुल बारीक पाउडर में चेंज कर लेते हैं, और इसमें अगर जिप्सम डाल दें 2% तो ये बन जाएगा वो वाला शक्ल या वो वाली शक्ल जो हम सीमेंट की शक्ल में देखते हैं। तो इट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सीमेंट, और इसी की बुनियाद पर हमने सीमेंट को डिफाइन भी कर दिया कि वो बनता कैसे है। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
कि व्हाट आर क्लिंकर्स, ये मैंने अभी बताया क्लिंकर क्या होते हैं। तो इट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रोटेरी किल्न। रोटेरी किल्न क्या है? एक लंबी सी भट्टी है, कुछ यूँ समझ लीजिए कि वो इस तरीके से एक लंबी सी भट्टी है और इसके अंदर मतलब डिफरेंट जोन्स हैं। मैं फ़िलहाल ऐसे रफ सा ऐसे बना देता हूँ। यहाँ से आपने कैलकेरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल दाखिल कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग टेम्परेचर है, फिर अलग टेम्परेचर है, तो डिफरेंट जगहों पर टेम्परेचर है, ठीक है। कहीं पर प्री हीटिंग जोन है, कहीं पर डिकम्पोजिशन जोन है, ये बताया जाएगा आपको। तो ये जो कैलकेरियस यानी कि CaO रखने वाला और आर्जिलेशियस यानी कि SiO2 रखने वाला मटेरियल जब अच्छी तरह गर्म होकर पक कर निकलेगा तो वो समझ लीजिए छोटे छोटे पत्थरों की शक्ल में होगा, और यही पत्थर जो होंगे ये कहलाएंगे क्लिंकर्स, ठीक है जी। और जो क्लिंकर्स हैं इनको हम दोबारा से पीसेंगे यानी पाउडर बनाएंगे और फिर इसमें दाखिल कर देंगे जिप्सम, ठीक है, और फिर हमें मिल जाएगा सीमेंट। तो ये थोड़ा सा मैंने बात बताई आपको। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखा है कि इट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रोटेरी किल्न। वो जो किल्न मैंने बताई अभी आपको, जैसे मैंने कहा कि ये वाली वो किल्न है जो कि थोड़ा सा अगर मैं इसको मज़ीद डिफाइन कर दूं तो आप सोचें कि ये ना हिस्सा घूम रहा है, यानी मैं थोड़ा सा इसको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये हिस्सा घूम रहा है और इसलिए इसका नाम है रोटेरी, यानी घूमने वाली, और ये बहुत सुस्त सुस्त घूमती है, बड़ी सारी है। तो उसमें जो मटेरियल है वो भी आहिस्ता 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 यहाँ पर पकते पकते मिक्स होते होते और सख्त होते होते नीचे की जाने पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो उसके नाम है रोटेरी किल्न। तो नेक्स्ट हमारे पास जो वर्डिंग है वो कुछ यूँ है कि इट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रोटेरी किल्न एंड कम्स आउट in the form of small greenish black colored ball. Their size varies from small nuts, छोटे छोटे नट्स आप अखरोट कह लें से पीस, और छोटे से छोटे यानी कि मटर के दानों तक हो सकते हैं। चलते हैं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, गिव डिफरेंट जोन्स इन द रोटेरी किल्न, ठीक है जी। जोन जैसे अभी मैंने बताया कि उसके अंदर क्या है, मुख्तलिफ किस्म के हिस्से मौजूद हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास पहला हिस्सा है दैट इज़ ड्राइंग और प्री हीटिंग जोन। तो बस आपने टेम्परेचर याद करने हैं, ये है जी 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी जैसे मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि यहाँ पर कुछ हिस्से हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जो ये फर्स्ट पार्ट है इसको आप कह लीजिए कि ये हमारे पास प्री हीटिंग जोन है। और नेक्स्ट वो कहता है कि डिकम्पोजिशन जोन है। डिकम्पोजिशन जोन में 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डिकम्पोजिशन जोन है वो आप तसव्वुर कर लें इस वाले हिस्से को, ठीक है। यानी इसी तरह से आप आगे की तरफ चलते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है वो कहता है जी बर्निंग जोन, या अब फुल गर्मी होना शुरू हो जाएगी तो टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा। और फिर इसके बाद हम कहते हैं जो लास्ट हमारे पास यहाँ पर जोन आएगा दैट इज कूलिंग जोन। द टेम्परेचर ऑफ द जोन इज 150, यानी अब थोड़ा टेम्परेचर 1500 से गिर रहा है, 1500 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। तो जो लास्ट हमारे पास प्रोसेस है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि बर्निंग जोन है, जैसा कि ये वाला तस्वर कर लें, और आखिर के अंदर कूलिंग जोन है यहाँ पर, और बिल आखिर फिर आपको मिलने वाले हैं क्लिंकर्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है डी, व्हाट डू यू मीन बाय सेटिंग ऑफ सीमेंट। सेटिंग ऑफ सीमेंट से क्या मुराद है? तो लिखता है अ रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद वाटर ओवर द टाइम, यानी आपने सीमेंट डाली फिर पानी के साथ मिक्स किया उसको लगा दिया, इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो पहले मैंने आपको सेटिंग ऑफ सीमेंट के बारे में बताया था लेकिन वो एग्जैक्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, पर अब सिर्फ सेटिंग ऑफ सीमेंट का जिक्र हुआ है। एंड द सेटिंग टाइम इज नोटेड, यानी हो सकता है कि वो पहले था कि सेट होने के प्रोसेस कैसा हो रहा है, उसमें केमिकल रिएक्शन कौन से या उसकी केमिस्ट्री कैसी है। अब सिर्फ हमने बस इतना बताया है कि सेटिंग से मुराद जो सीमेंट है उसका सख्त होना होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट। भाई कम मिकदार में जो ज़रूरत होंगे प्लांट्स को वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। तो इसमें जो अहम बात है वो ये है द एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी। हाँ जी, तो मैं बता दी बात आपको मैंने। इसकी मिसालें कौन कौन सी हैं? कॉपर, मैंगनीज, जिंक, बोरोन, आयरन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो उसमें अहम तरीन MCQ है वो ये है कि जो 6 ग्राम टू 800 ग्राम ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की उनको ही बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है जी। तो ये क्वांटिटी के एतबार से थी और कुछ उसमें एग्जाम्पल भी थी और
डेफिनेशन जो कम मिकदार में ज़रूरत होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच रॉ मटेरियल आर यूज्ड फॉर द सीमेंट। ये मैंने बता दिया है, 3 किस्म के हैं। अब बाकायदा तौर पर क्वेश्चन आ गया है भाई, पहला कैलकेरियस है, इसकी कुछ एग्जाम्पल भी हैं। पहले मैंने बताया था इसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है। तो लिखा हुआ है लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक, मैरीन शेल्स, ये आपके एमसीक्यू भी हैं, इनको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी आर्जिलेशियस मटेरियल, जैसे कि क्ले, शेल, स्लेट। अगर आपने कभी देखी हो, वैसे आप लोगों ने नहीं देखा, हमने तो लिखा है उसके ऊपर। तो वो जो स्लेट जिस पे लिखते हैं, स्लेट तो पता होगा आपको, आजकल तो आ रही हैं जो इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, इसे मिट जाता है खुद ही, बटन दबाओ, ठीक है। तो वो लिखने के लिए एक पैड है, और जो उसके ऊपर लिखते हैं जिस चीज़ से, वो स्लेटी हम कहते थे उसको, वो असल में यहाँ पर लिखा है स्लेट, उसको कहते हैं स्लेट एक्चुअली। तो यानी हम कुछ रॉन्गली प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, स्लेट, पैड को स्लेट ही बोलते हैं। जैसे आप मिसाल ले लीजिए, हम और भी बहुत चीज़ें गलत प्रोनाउंस करते हैं। हमारे पास होता है एक CD रोम, तो हम CD रोम समझते हैं वो जिसके अंदर हमने CD को डालना है। तो जो CD है ना, उसी का नाम CD रोम है, और जिसमें हम डाल रहे होते हैं वो जो डब्बा है, उसका नाम CD रोम ड्राइव होता है। तो बहुत सी चीज़ें हम जो होती हैं उसको रॉन्गली प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो CD का पूरा नाम CD रोम है, और CD रोम जो है उसका जो हम कह रहे होते हैं जिसको, वो एक्चुअली CD रोम ड्राइव होता है। तो इसी तरीके से स्लेट और स्लेटी में जो स्लेट है उसको हम कह रहे हैं जिस पर हम लिखते हैं, एक्चुअली जिससे हम लिखते हैं वही स्लेट होता है। तो बहरहाल ये एक कंपोनेंट है। इसके अलावा तीसरा अहम कंपोनेंट जो है वो हमारे पास जिप्सम है। तो कैलकेरियस, आर्जिलेशियस और जिप्सम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज मोस्टली यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इन पाकिस्तान। याद रहे कि सीमेंट बनाने के 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, जिनमें से एक वेट प्रोसेस है और एक ड्राई प्रोसेस है। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कहता है वेट और ड्राई प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एनवायरनमेंट। जिस जगह पर सीमेंट बन रही है वहाँ पर जो रॉ मटेरियल है, क्या वहाँ पानी मौजूद है? अगर पानी मौजूद है तो वेट प्रोसेस यूज़ करेंगे। द चॉइस ऑफ ड्राई और वेट प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द रॉ मटेरियल, लोकल क्लाइमेट कंडीशन। ये आपके पास एमसीक्यू हैं, इनको अंडरलाइन कर लो। तो मैं क्या कह रहा हूँ उसके अंदर, फिजिकल कंडीशंस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, और रॉ मटेरियल किस शक्ल में मिल रहा है, उधर की क्लाइमेट कैसी है जहाँ पर वो कारखाना या फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है ना, और फ्यूल प्राइसेस कैसे पड़ेंगी। तो इन सब चीज़ों को जमा खर्च करके ही पता चलता है कि कितना मुश्किल होगा सीमेंट को बनाना। यानी सीमेंट अगर महंगी बनाई तो फिर बेचेंगे कैसे। तो हमने कोशिश करनी है कि पैसे कम से कम लगें। तो इसलिए हम उस जगह की सब जो खदोखाल होते हैं कि भाई पानी है नहीं है, सीमेंट जो हम बनाने के लिए अज्जा ले रहे हैं वो खुश्क पहले से हैं या बहुत सख्त जगह पर मौजूद हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये बहरहाल ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर ली जाएँ। तो नेक्स्ट हमारे पास बात है, पाकिस्तान में मोस्टली वेट प्रोसेस इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। ये जैसे मैंने आपसे कहा कि पानी की मिकदार मौजूद होती है ज़्यादा जगहों पर, तो फिर वेट प्रोसेस यानी कि हम जो मटेरियल लेंगे उसको पानी के साथ पहले लई बनाएंगे, और जैसे कि कैलकेरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल को ये चार्ज कहलाएगा, फिर उसको हम डाल देते हैं किसमें, रोटेरी केल्न के अंदर, और फिर वो जो वैसे मैंने बताया कि उन्हें गर्म किया जाता है और मिक्स किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ और भी लिखा है, वो लिखता है द वेट प्रोसेस इज़ फ्री फ्रॉम डस्ट। अगर हम गीला कर लेंगे तो वो उड़ेगा नहीं, और उड़ेगा नहीं तो ज़ाया नहीं होगा। और ग्राइंडिंग इज़ ईजियर। अगर आपने कभी किसी पत्थर की ग्राइंडिंग को देखा है तो पानी डालते हैं उसके ऊपर, पानी डालते जाते हैं और ग्राइंडर चलाते जाते हैं, तो पानी की मदद से जो काटना है तोड़ना है वो आसान रहता है। एंड सीमेंट कंपोजिशन कैन ईजीली बी कंट्रोल्ड, यानी कि आपने किस तरह की सीमेंट बनानी है तो वो भी यहाँ पर आसान रहता है। यानी चॉइस ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ सीमेंट के ड्राई होगा या फिर वेट होगा। तो फिलहाल पाकिस्तान में वेट प्रोसेस के ज़रिए से हम सीमेंट को अच्छा बना पाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये है जी, राइट द नेम्स ऑफ वुडी एंड नॉन वुडी रॉ मटेरियल फॉर द पल्प मेकिंग। तो यहाँ पर जो एक बड़ा यानी इंडस्ट्रियल प्रोसेस था जो था सीमेंट फॉर्मेशन, उसके बारे में चंद सवालात मुकम्मल हुए हैं। तो और अहम सवाल थे। अब एक और प्रोसेस है जो है पेपर मेकिंग। तो पेपर मेकिंग में 2 बड़े मराहिल होते हैं। पहले मरले में आपको पल्प बनाना होता है, और फिर उस पल्प से आपको बनाना होता है क्या, पेपर। तो पल्प क्या है, वो समझ लीजिए गूदा बनाना है आपने, रॉ मटेरियल लेना है। रॉ मटेरियल क्या है, वो हमारे पास हैं जी पौधे, ठीक है, गंदम या चावल के जो बचे हुए, जिसे हम तूड़ी बोलते हैं, हस्क बोलते हैं, ठीक है ना।
तो वो आपने लेना है। तो बात ये है कि या फिर लकड़ी जो नरम होती है वो ले सकते हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो उनसे आपको एक ख़ास रॉ मटेरियल तैयार करना है जो पेपर के लिए काम आएगा। तो जो वो रॉ मटेरियल बन रहा है पौधों से, उसका नाम है पल्प। तो पल्प मेकिंग अलग चीज़ है और पेपर मेकिंग अलग चीज़ है। जब तक पल्प नहीं बनता उस वक़्त तक पेपर भी नहीं बनता। तो हमारी बुक में पल्प और पेपर मेकिंग का ज़िक्र है। तो यहाँ पर वो ज़िक्र कर रहा है कि आपने वो कौन से मटेरियल लेने हैं जिसके ज़रिए से आप पल्प बनाओगे। मतलब आपके दिमाग में शायद पल्प का मतलब इतना अच्छा ना हो, तो मैंने बताया कि पल्प असल में पेपर बनाता है। तो आप यहाँ पर यूँ सोच लीजिए कि हम बात कर रहे हैं कि पेपर बनाने से पहले जो पल्प बनाओगे उसके लिए क्या लोगे? तो यहाँ पर लिखता है वुडी मटेरियल आर पॉपुलर। तो जो हम देखते हैं कि यूकलिप्टस ज़्यादातर हमारे इर्द-गिर्द है, उसका नाम है सफ़ेदे का दरख्त। तो वो नरम छाल रखता है, तो उस तरह के ये दरख्त हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट लिखता है ये है वुडी मटेरियल। और नॉन वुडी मटेरियल में जो जैसे मैंने अभी बताया आपको व्हीट, स्ट्रॉ जो तूड़ी कहलाती है, ठीक है ना? कॉर्न, स्ट्रॉ उसको भी तूड़ी बोल लें या बकिया हिस्सा जो आप कॉर्न निकाल के मकई निकालने के बाद हिस्सा उसको हासिल करते हैं, नरम हिस्सा। कॉटन स्टॉक वो जो कॉटन चुन लेने के बाद पिछला हिस्सा बनछटियाँ वगैरह हासिल हो सकती हैं, ठीक है? या ये समझ लें कि जो फूल होता है कॉटन का या कह लें कपास का, तो कपास बाहर निकाल के जो बकिया नरम हिस्सा उसका पीछे बचता है, तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। बैम्बू, बांस उसके बांस के क्या होते हैं जो रेशे होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइस स्ट्रॉ वो जो राइस के बाद भी इसी तरीके से जो उसके बचे-कुचे अ, स्ट्रॉ होते हैं या कह लें तने होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें यानी तूड़ी वगैरह शक्ल में ही आपने कभी देखा होगा। तो ये थी चंद एक जो है ना वो अहम वुडी और नॉन वुडी रॉ मटेरियल। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ एनएसएससी मेथड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। तो पेपर बनाने के हमारे पास कई तरीके हैं। जो एक अहम प्रोसेस है वो कुछ ये है, इट इज़ न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस एनएसएससी। इसको करने के चंद एक मराहिल हैं। वो मराहिल कौन से हैं? वो कुछ इस तरह हैं कि सबसे पहले कटिंग द रॉ मटेरियल। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आपने मटेरियल कौन सा लेना है, वुडी नॉन वुडी, ठीक है? तो कटिंग करनी है, ड्राई क्लीनिंग, मट्टी वगैरह साफ कर देनी है जो आसानी से साफ हो जाए, दिखती जो चीज़ें दिख जाएं और उठाई जा सकें उसे कहते हैं ड्राई क्लीनिंग। इसमें पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं होगा, चुनने का अमल होगा। मैग्नेटिक कोई चीज़ है तो उसको मैग्नेट के ज़रिए अलग करना। अगर कोई छलनी के ज़रिए अलग हो रहा है तो छलनी के ज़रिए अलग करना, ठीक है? कोई चीज़ हवा के आगे गिराकर उड़ाकर साफ की जा सके तो ऐसे करना, ये सब ड्राई क्लीनिंग कहलाती है। फिर यदि वेट क्लीनिंग, अब कोई चीज़ साफ़ नहीं हो रही, धोना ज़रूरी है, मट्टी निकालनी है, जमी हुई है, तो ड्राई क्लीनिंग के बाद वेट क्लीनिंग। फिर वेट क्लीनिंग के बाद आता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग से मुराद ये होगा कि आपने देखना है कि जो चीज़ हमें अब हासिल हुई है वो आगे चलने के काबिल है या नहीं है। जो काबिल है उसको अलग कर लो, जो अभी दोबारा मज़ीद साफ़ करना चाहिए जिसको या अभी हमारे काम की नहीं है उसको अलग करना। तो ये सफाई करके छान-पटक करना है, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रीनिंग। फिर नेक्स्ट है जी डाइजेशन, पकाना। जो मटीरियल है उसको अच्छी तरह से पकाना पड़ेगा। ब्लो टैंक, बड़े-बड़े टैंक होते हैं वहाँ पर आपको उसको डालना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है पल्प वॉशिंग। और फिर क्या होगा, वो आखिरकार जो अब आपके पास वो गूदे की शक्ल में हासिल होने वाला मटेरियल है दैट इज़ पल्प, ठीक है? अगर उसमें कुछ कलर्स वगैरह हैं, उसमें ऐसी चीज़ें जो इम्प्योरिटी हैं, जो आपको नापसंदीदा चीज़ें उसमें आ गई हैं, तो उसको आपने वॉश कर देना है, दैट इज़ पल्प वॉशिंग। फिर जो मैंने कहा कलर मौजूद है और वो नहीं निकल रहा आसान तरीके से, फिर ब्लीचिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ब्लीच कर कर उस मटेरियल को बिल्कुल क्या करना पड़ेगा, वाइट। याद रहे पौधों में लिग्निन होता है, पेक्टिन होता है, सेलुलोज होता है और वो आमतौर पर ऐसे ब्राउनिश शेड के अंदर या कह लें लकड़ीदार कलर में होते हैं। तो इन सारे कलर्स को हमें वाइट कलर में चेंज करना है बाय द ब्लीचिंग। फिर उसके बाद लिखता है स्टॉक प्रिपरेशन प्लांट। बड़े पैमाने पर आपको क्या करना है, स्टॉक लेकर जा। स्टॉक मतलब ये भी होता है कि आप उसे इकट्ठा कर लो। तो स्टॉक प्रिपरेशन प्लांट ये हमारे पास एक आखिरी प्लांट या कह लें एक मशीन का पार्ट है जहाँ पर आप उसे इकट्ठा कर लोगे उस मटेरियल को जो आपने बनाया है और फिर लास्ट में उसका इस्तेमाल करोगे पेपर मेकिंग मशीन में ताकि पेपर बन सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है री व्हाट आर द कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। पेपर को आपको बनाने के लिए, जो उसको साफ करने के लिए, कलरलेस बनाने, वाइट बनाने के लिए जो ज़रूरत है ब्लीचिंग एजेंट्स वो कौन से हैं, उनके नाम बताएं। तो इसमें अहम है जी क्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम क्लोरेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ओजोन और ClO नेगेटिव, ठीक है ना? तो ये डिफरेंट किस्म के जो एजेंट्स थे या उनके हिस्से थे वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। तो ये थे आपके पास
इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से हैं, याद कर लीजिए, जल्दी-जल्दी याद हो जाएँगे और उम्मीद है कि याद हो भी गए होंगे, अगर आप साथ-साथ अच्छी तरीके से उसको कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं तो, ठीक है? और अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो लास्ट चैप्टर होगा जो कि 16 चैप्टर है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वो मिल जाएगा। और अगर आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लीजिए क्योंकि आपको इसी तरह से बेल नोटिफ़िकेशन के ज़रिए पता लग जाएगा कि नेक्स्ट कब आने वाला है लेक्चर। अगर आपके पास कोई इंक्वायरीज़ हों, कुछ क्वायरीज़ हों, कुछ आप पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, कुछ हेल्प करना चाहते हो कि किस तरीके से हम मज़ीद आपको अच्छा समझा सकते हैं, तो वो ज़रूर बताइएगा। ठीक है? तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।